गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर एसएसएन सुबोध पीजे ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज की क्लास में मैं आपको थॉरोली कंपनी लॉ की एक पूरी क्रक्स या कैप्सूल कोर्स कवर करवा देती हूँ। इससे ये फायदा होगा आपको कि एक ये वीडियो देखने से पूरा कंपनी लॉ आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और वैसे इंडिविजुअल वीडियोस मेरे चैनल पर है ही तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास में। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे कंपनी एक्ट से। आपको मालूम है कंपनीज एक्ट जो है वो 1956 में हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब 2013 एक्ट आ गया था तो हमने उसको फॉलो करने लग गए और एट प्रेजेंट वी आर फॉलोइंग 2013 एक्ट, राइट। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि क्या है 56 एक्ट और क्या है 2013 एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में हुआ था और वो 1850वें ईयर में पास हुआ था, राइट। और इसी के ऊपर इंग्लिश कंपनी एक्ट जो 1844 है वो बेस्ड है। अब बात करेंगे जो ये 56 एक्ट है उसमें हमारे कंपनी को क्या नाम से, किस तरीके से डिफाइन किया है। तो कंपनी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक सिंगल वर्ड है, कॉम प्लस पेनी, कंपनी, कॉम प्लस पेनी। कॉम का मतलब होता है टुगेदरनेस और पेनी का मतलब होता है ब्रेड। यानी क्या होता था, जब लोग एक साथ बैठते थे, दोपहर में खाना खाने बैठते थे, तो दे वर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसी चीज को कहा गया कंपनी। तो फिर उन्होंने क्या किया, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, उसी को हमने कह दिया कंपनी। तो ये बात समझ में आ गई, कॉम प्लस पेनी से मिलकर के बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी को क्या कहा गया है। हमारे लॉ की नजर में कंपनी को पर्सन कहा है, लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी उसे एक व्यक्तित्व की संज्ञा तो दी गई है, पर्सनैलिटी तो कहा है, लेकिन एक नेचुरल बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिजिक नहीं है, लेकिन लॉ की नजर में उसका एग्जिस्टेंस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और इसके अलावा कहा गया है जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें इसको डिफाइन किया गया, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। यानी जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट चल रहा होगा उसके तहत कोई भी ऐसा एसोसिएशन जो पर्सन से मिलकर के बना हुआ होगा और लॉ की नजर में ओके होगा, उसको हमने कंपनी कहा है। और इससे पहले भी अगर कोई एक्ट चलता था तो अगर उसके हिसाब से वो एसोसिएशन है तब भी उसे कंपनी कहा गया है। तो ये कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएटेड टुगेदर फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन एंड वेदर इट इज सोशल और एन इकोनॉमिकल, ठीक है। तो चाहे हम सामाजिक उद्देश्यों के लिए या आर्थिक उद्देश्यों के लिए अगर हम मिल करके एक एसोसिएशन बनाते हैं लॉ की नजर में तो हमने उसे कंपनी कहा है। अब जरा बात करते हैं जो 2013 एक्ट है उसमें 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस इन 2013 एक्ट, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स आर देयर। ये जो हमारा 56 एक्ट था उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा थी, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में 2013 में लाया गया ताकि कि क्या अननेसेसरी चीजें थी जिनको या तो मिनिमाइज कर दिया गया या फिर क्लब कर दिया गया, यानी एक दूसरे के साथ शामिल कर दिया गया, और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हाईलाइट कर दिया गया। इस तरीके से इसको बदल दिया गया है। तो अगर बात करेंगे कि 56 में जो था 13 हिस्से थे, जबकि इसमें 29 चैप्टर्स हो गए हैं। अगर बात करें सेक्शंस की तो 656 सेक्शंस थे, जबकि अब 470 सेक्शंस है। तो नंबर ऑफ सेक्शंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तो 656 सेक्शन है और कहाँ 470 ही रह गए। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने सारे सेक्शंस को हटा दिया गया है, अननेसेसरी चीजों को हटाया है केवल, लेकिन जो नेसेसरी चीजें थी और अगर एक दूसरे में क्लब हो सकती थी तो उनको कंपाइल कर दिया गया है। इसके अलावा जो शेड्यूल्स की बात करें तो 56 में 15 शेड्यूल थे, जबकि अब केवल 7 शेड्यूल है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के फीचर्स की कि कंपनी किसको कहा गया है। तो देखो, सबसे पहले कहता है कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है इसकी। अगर ये कहें कि परपैचुअल सक्सेशन होता है इसमें, इसका ये मतलब होता है कि कभी भी कंपनी नहीं मरती, एक बार जन्म ले ले तो उसके बाद कंपनी कभी मरती ही नहीं है, परपैचुअल है। परपैचुअल का मतलब होता है शाश्वतता, और शाश्वतता का मतलब होता है फॉर एवर एग्जिस्टेंस, यानी हमेशा के लिए अस्तित्व में रहना। तो आपको ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी जब जन्म लेती है तो केवल बंद होती है, मरती कभी भी नहीं है। जबकि हम नेचुरल बॉडीज होते हैं, जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन अवश्य
उसकी डेथ होगी और वो मर जाएगा, लेकिन कंपनी के बारे में ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक बात है। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी उसका अलग अस्तित्व है और उसके लोगों का अलग अस्तित्व, उसके शेयर होल्डर्स, उसके पार्टनर्स, उसके डायरेक्टर्स, उन सब का अलग अस्तित्व होता है और इसका अलग अस्तित्व होता है। ठीक है। इसके अलावा ये कहता है ये कंपनी जो होती है हमेशा अपने नाम से किसी भी थर्ड पर्सन या शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकती है और इसके ऊपर भी कोई भी केस फाइल कर सकता है, यानी इट कैन बी स्यूड एंड टू बी स्यूड, यानी इस पर वाद भी किया जा सकता है और ये भी वाद कर सकती है। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन्स की, कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स इसमें लगते हैं। तो जो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। देखो कंपनी लॉ की जब अगर हम बात करेंगे तो 5 मेजर सिद्धांतों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट वेल का, यानी जो निगमीय पर्दा बोलते हैं इसको, यानी जो कंपनी का पर्दा है या जो घूंघट है उसके संबंध में एक सिद्धांत है और किस समय किन परिस्थितियों में इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सारी लिस्टिंग बता देती हूँ कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं। दूसरा है अल्ट्रा वायस। अल्ट्रा वायस का मतलब होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी, आपके अधिकारों के बाहर कोई अगर आप काम करते हो तो ये सिद्धांत कुछ कहता है, यानी यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग बियॉन्ड योर अथॉरिटीज। आपको उस कंपनी के सीमा के अंदर, अधिकारों के अंदर ही काम करना होता है। इस बारे में इस सिद्धांत को बताया गया है। तीसरा कहता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी हर चीज हर एक व्यक्ति को बताई जानी जरूरी है, नोटिस में लाई जानी जरूरी है। ठीक है। चौथा कहता है इंडोर मैनेजमेंट। कोई भी बाहर का व्यक्ति जब कंपनी के साथ कोई डील करता है तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर तक उस चीज को समझने की कोशिश करे या उसे सब चीजें साफ नजर आ जाए। अंदर कंपनी में क्या मैनेजमेंट होता है उसके बारे में उसको नहीं जानकारी होती है। तो ये उम्मीद की जाती है कि कंपनी के लोग अंदर चलने वाली बातों को भी सामने लेके आएंगे और एक कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले व्यक्ति को भी पता लगे कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी अच्छा रन कर रही है या डाउटेड बिजनेस में है, जो भी कुछ है वो सामने नजर आना चाहिए। और 5वां कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी में लोग हमारी सोसाइटी से ही चीजें लेते हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी की सोसाइटी को वो दें, यानी गिव एंड टेक पॉलिसी है। जब हमने रॉ मटेरियल लिया है, मैन लिया है, मेथड, मशीनरी, मार्केट, सब कुछ हमने सोसाइटी से लिया है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके हमने सोसाइटी को दिया है, तो इसके अलावा वो ये कहता है जब भी हम प्रॉफिट मेक करते हैं तो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपनी सोसाइटी को भी डोनेट करें ताकि आपके होने से सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो सके। राइट। ये 5 सिद्धांत की बात रहती है। अब जरा थोड़ा सा इसे थॉरली समझ लेते हैं। जो कॉर्पोरेट वेल के लिफ्टिंग करने का सिद्धांत है वो ये कहता है कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है अ लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट्स द पर्सनालिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन फ्रॉम द पर्सनालिटीज ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। जितने भी बाकी दूसरे प्रतिबंध हैं या कोई कर्जे वगैरह है उससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी के अस्तित्व से अलग रखना, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। अब ये कहता है इसको कब उठाया जा सकता है। इसको उठाने का मतलब होता है कंपनी के उस बीच के पर्दे को जो कि शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में, उसको हटा देना। और ऐसा कब होता है? इट अलाउज अ कंपनी टू परफॉर्म ज्यूरिस्टिक एक्ट in its own name as well as to sue and to be sued। और ये कहता है इस पर्दे की वजह से ही कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर पाती है और कंपनी अपने नाम से ही किसी के ऊपर वाद दायर कर सकती है या इसके ऊपर कोई वाद दायर कर सकता है। तो ये कहता है कब उठाया जाता है, कब उठाने जाने की बात में हम बात करेंगे जब भी फ्रॉडुलेंट एक्ट होगा, यानी कपटपूर्ण व्यवहार होगा कंपनी की तरफ से, या फिर इम्प्रॉपर कंडक्शन होगा, यानी अनुचित व्यवहार कंपनी ने दिखाया होगा, तो कहीं भी शक होते ही कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि इन शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में से उस पर्दे को उठा करके एक्चुअल सच्चाई जो है उसको सामने लाया जाए। तो ये कहते हैं द मोस्ट कॉमन ग्राउंड व्हेन द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल इज व्हेन द मेंबर ऑफ कंपनी आर इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्ट्स। जब भी कोई कपटीय कार्यों में इसके जो डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो होंगे वो इसमें लिप्त पाए जाएंगे, तब तक कोर्ट इस तरह का परमिशन देता है और ऑर्डर देता है कि इन दोनों के बीच के पर्दे को हटा दिया जाए। ठीक है। और इसके पीछे क्या मोटिव होता है? सिंपल मोटिव होता है कि जो मेंबर्स का रियल इंटरेस्ट है उसे पता लगाया जाए कि एक्चुअल वो किस वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। क्या ये कंपनी के बेनिफिट में और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेयर होल्डर की नजरों में तो आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन एक्चुअल आप अपना इंटरेस्ट गेन करने
कर रहे हो तो शेयर होल्डर के साथ धोखा होता है, इसलिए ऐसा करने का आदेश दिया जाता है। और ये कहता है अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो इसी वजह से आपको मालूम है सोलोमन एंड कंपनी जब वाला जो केस है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, इस केस में जब लोगों को ये शक हुआ था कि सोलोमन ने तो हमारे साथ धोखा किया है, तब कॉर्पोरेट वेल को उठाने का निर्णय दे दिया गया था। और उठाने के बाद ये निर्णय आया बाद में कि सोलोमन ने कोई भी किसी के साथ अहित नहीं किया है, राइट। और ऐसा करने के पीछे जो मोटिव यही था कि लोगों को जो लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो वो जो धोखा होने की उनकी जो भावना थी उसकी क्लियरेंस सामने आ गई थी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है अल्ट्रा वायर्स के डॉक्ट्राइन की। अल्ट्रा वायर्स मैंने बता दिया अधिकारों से बाहर का मतलब होता है कोई भी कंपनीज में, देखो मेजर केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। 1875 में ये केस हुआ था और इसमें साफ बात बताई गई थी कि जो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी थी उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वो रेल के डब्बों के बनाने का या उनके मरम्मत करने का काम करती थी, लेकिन रिचे के साथ में उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिसमें रेलवे ट्रैक को बिछाने का एक जो कंस्ट्रक्शन या ये मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तब बाद में ये आया था कि क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने का उनके पास अधिकार ही नहीं था, वो केवल रेल के डब्बे बनाने या रिपेयर करने का काम कर सकते थे, तो इस अल्ट्रा वायर्स के डॉक्ट्राइन के हेल्प से ये चीज क्लियर की गई कि जो एशबरी कंपनी थी उसने अपने अधिकारों से बाहर जाकर के काम किया है एंड इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस। ठीक बात है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरे डॉक्ट्राइन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है, जहां पे ये कहता है all person dealing with the company are deemed to have knowledge of the company's article of association and memorandum of association। ये कहता है ये इस चीज की उम्मीद की जाती है कि कंपनी के साथ डील करने वाले हर एक व्यक्ति को एमओए और एओ के बारे में पूर्णतया जानकारी है। और ये इंडोर मैनेजमेंट जो है, जो इंडोर मैनेजमेंट का जो डॉक्ट्राइन होता है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हमेशा अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, क्योंकि उल्टा चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन है वो इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के अपोजिट है, इसका एग्जेप्शन है। तो इसका मतलब ये होता है इस नोटिस से प्रिवेंट किया जाता है आउटसाइडर को फ्रॉम सुइंग द कंपनी विद ग्राउंड्स डू नॉट अंडरस्टैंड द कंपनी करंट पोजीशन एंड पावर। अगर आपको ना समझ में आती हो कि कंपनी में करंट पोजीशन और पावर क्या है, तो इसके लिए उनको वो इस चीज से धोखा होने से बचाने की कोशिश करता है। इस चीज का है ये सिद्धांत, ठीक बात है। अब बात करते हैं इंडोर मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि ये कंपनी क्या काम कर रही है इस चीज से बताने का काम करता है आउटसाइडर्स को। तो इसमें ये कहा जाता है जब भी कंपनी किसी बाहर वाले के साथ काम कर रही होती है तो उस बाहर वाले के पास में ये पावर होती है, ये अधिकार होता है कि कंपनी में होने वाले कामों की वो जानकारी रखे। इसके लिए एक तारक्वेंड रूल हुआ था, तारक्वेंड रूल आया था, जो कि मैं आपको बता दूं कि यूके कंपनी बिजनेस लॉ के अंदर है, जिसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारक्वेंड 1856 में ये केस लॉ हुआ था। देखो मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगी कि जब भी आप डॉक्ट्राइन की बात करो, मेजर केस लॉस को पूरा ना लिखो तो कम से कम कोट जरूर करके आओ, यानी लिख के जरूर आओ उनके नाम को, और साथ में उस ईयर को लिखे आओ और मोटी मोटी बात लिखे आओ उसमें। इतना करते ही आप यकीन मान लेना कि आपने अगर 10 पेज भी लिख के आए होंगे ना इस आंसर से संबंधित बात का, तो आप मान लेना ये एक पेज जो आपने इस चीज के बारे में लिख दिया होगा ना, वो उन 10 पेज पे भारी पड़ने वाला और आपके आंसर की वेटेज चेंज हो जाने वाली है। तो आपको ये सलाह देती हूँ कि जब भी कंपनी लॉ की बात करो तो लॉ के हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश करो। लॉ हमेशा डिमांड करता है आपके पास आंसर में सेक्शन हो, केस लॉज हो, ईयर हो, प्रोविजंस हो, ज्यूरिसडिक्शन हो, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, बजाय कि थ्योरी आंसर के लिखें। ठीक है, तो ये तारक्वेंड रूल आ गया था। अब बात करते हैं पांचवें डॉक्ट्राइन की, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है, और वो ये कहता है 4 चीजें होनी चाहिए किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। 4 प्रिंसिपल होने चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस तब कही गई है। नंबर 1 फेयरनेस, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी, और नंबर 4 ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जिसको जवाबदेही कहते हैं, और फेयरनेस यानी बिल्कुल क्लैरिटी, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल उचित। तो ये 4 चीजें अगर होती हैं तो हम ये कहते हैं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और ऐसा तभी होता है जब हमने सोसाइटी से जो लिया होगा हम उसे लौटाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो हम ले लें तो बहुत कुछ और देने के नाम पे हम पीछे हट जाएं, तो ऐसा गलत काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब आपने कंपनी के फीचर्स को समझ लिया अब तक, और कंपनी के आपने 5 जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनको समझ लिया है, 56 के साथ में 2013 का जो कंपैरिजन वो भी अभी आपने समझ लिया है। ये मोटी मोटी बात आ गई। अब बात जरा करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये कहता है 7 स्टेप होते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। नंबर 1,
नेम के अप्रूवल के लिए उसे अप्लाई करना होता है। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को जो रजिस्टर करना है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेनली 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, जैसे प्रॉस्पेक्टस है, एमओए है और एओए है, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है इन्फॉर्मेशन को भरना होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ई फॉर्म में स्पाइस इनकॉर्पोरेशन 32 फॉर्म में आती है, ऐसे ही प्रिपरेशन ऑफ एमओए होता है जो कि फॉर्म नंबर 33 में आता है, एओए का फॉर्म नंबर 34 है। इसके अलावा जो पैन और 10 की इंफॉर्मेशन होती है वो बताना होता है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और 10 का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, राइट। हर एक कंपनी का 10 नंबर भी होता है और हर एक कंपनी का पैन नंबर भी होता है, तो ये सारी भी जानकारियां सारी देनी होती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर स्टेप नंबर 6 जो कहता है सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन 32, 33, 34 फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी जो फीस जानी है उसके साथ में नंबर 32, 33 और 34 इन फॉर्म्स को जमा कराया जाए और लास्ट में कहता है सर्टिफिकेट लिया जाए इनकॉर्पोरेशन का, ठीक बात है। अब बात करते हैं, जब इतनी सारी काम होते हैं और इस काम को करने के लिए प्रमोटर बकायदा पूरे काम करता है, अभी आगे बताऊंगी कि प्रमोटर के क्या क्या काम रहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी की क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या ऐसे विशेष अधिकार हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को तो मिलते हैं लेकिन एक पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को क्या क्या मिलता है, देखो मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो आप मिनिमम टू मिनिमम 2 मेंबर और अनलिमिटेड मेंबर्स के साथ में आप काम कर सकते हो, और जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है 7 मेंबर कम से कम होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में तो 200 का लिमिटेशन है और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ऐसे ही प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे, पब्लिक कंपनी को हमेशा प्रॉस्पेक्टस बनाना ही पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को एक विशेषाधिकार है कि द कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, राइट। ऐसे ही कहता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट है एक पब्लिक कंपनी को लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन विदाउट हैविंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस सर्टिफिकेट द प्राइवेट कंपनी कैन रन द बिजनेस, राइट। इसके अलावा एग्जाम्पशन रिगार्डिंग राइट इश्यूज, जो राइट इश्यूज होते हैं शेयर के इशू करने के राइट जो होते हैं उससे भी वो बची हुई है। इसके अलावा शेयर कैपिटल के रिगार्ड में उसको बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिली हुई हैं। डायरेक्टर्स के नाम पे बहुत सारी एग्जाम्पशंस है, इसमें मिनिमम टू मिनिमम 2 ही डायरेक्टर काफी होते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए, ठीक है। उसमें भी फुल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स का भी अलग अलग नॉर्म्स है, तो ये आपको मेरे वीडियो से सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैं इसको बहुत तेजी से स्किप करते हुए और आगे बढ़ रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा यही मोटिव है कि आपको पूरा एक साथ चीज मिल जाए, ठीक है। तो आपको टच करवा रही हूँ मैं केवल, लेकिन एक्चुअल उसकी थॉरो स्टडी करने के लिए आपको उस वीडियो पे जाना ही होगा। I am giving just a suggestion for this, right? आगे बात करते हैं, ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए भी इसके पास में है मैनेजरल रेम्यूनरेशन जो होता है वो भी इसमें एग्जाम्पशंस है। ऑडिट कमिटी का भी इस पे एग्जाम्पशन है। प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वो हर साल ऑडिट करवाए या जिन नियमों को पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए एक प्राइवेट कंपनी ऑडिट करवाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए भी एग्जाम्पशन मिला हुआ है। एक पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग को कॉल करना ही होता है, बिना स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल किए हुए एक कंपनी का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती या एक एजीएम नहीं कॉल कर सकती। आपको पता होगा बिजनेस शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर एक स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी होती है, और ये पूरी जिंदगी में बस एक ही मीटिंग होती है जो बुलानी ही होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये एक एग्जाम्पशन हो गई, इसको हम कह सकते हैं एक विशेष अधिकार है ये। इसके अलावा ये कहता है मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में भी जो प्राइवेट कंपनी है उसके बहुत सारे उसको एग्जाम्पशंस हैं या फिर ये कहना चाहिए प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। इस तरीके की तो बात हो गई प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशंस की। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। इसका मैंने पूरा एक बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लेना, आपकी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन्स बिल्कुल सही स्पष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के एग्जिस्टेंस को क्लियर करने में, उसको एक्चुएट करने में। तो ये कहता है प्रमोटर क्या है, ये एक ऐसी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन, जिसपे कंपनी बनना शुरू करती है। एंड इट बिगिंस विद अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग थॉट ऑफ अ कंसीव्ड अ पॉसिबल फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग में एक आइडिया लेके आता है कंपनी की फॉर्मेशन का, और ये कहता है उससे संबंधित वो सारे इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि वो एक कंपनी को एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे सके, ठीक है। अब उसके क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, उसकी फिजिबल स्टडी करना, उसका नेम अप्रूव करवाना, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज, एमओए पे जो सिग्नेटरीज होंगे उनको फिक्सिंग करना, ऐसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंटमेंट करना, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। इसके अलावा प्रमोटर की जो इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपनी के आइडिया को कंसेप्चुलाइज करता है, यानी इसको एक साकार रूप प्रदान करता है। और जो प्रमोटर होता है वो एक्वायर और इन्वेस्ट करता है सारी इनिशियल कैपिटल को कंपनी की, ताकि
बाकी की कोई भी असेट्स वगैरह जो खरीदनी है या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो उसी पूंजी से उसका काम करता है। साथ में एक खास बात रहती है कि ही वर्क्स एज कॉर्पोरेट डीएनए। कॉर्पोरेट डीएनए का मतलब है एक डीएनए से जैसे पहचान होती है किसी व्यक्ति की जिंदा होने की या किसी व्यक्ति के दूसरे ब्लड के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्लैरिटी करने की जिम्मेदारी रहती है डीएनए से। तो यहाँ पे ये कहता है इसे कॉर्पोरेट डीएनए कहा गया है, क्योंकि ये एक कंपनी के जन्म से पहले से बंधा हुआ व्यक्ति होता है और ये सारा बताता है कि किस तरह से कंपनी किस फ्रेम हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रमोटर का स्टेटस क्या होता है। एक लीगल स्टेटस की बात करोगे तो एक बात हमेशा याद कर लेना, फिड्यूशियरी रिलेशन को ये मेंटेन करता है। इसकी पोजीशन जो है फिड्यूशियरी है, और फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट पर बेस्ड जो रिलेशन होता है, यानी ना तो ये एजेंट है ना ही तो ये ट्रस्टी है। कंपनी में ना ये एजेंट है ना ये ट्रस्टी है, बल्कि एक्चुअली ये सदविश्वास पर आधारित उस स्थिति को गेन कर रहा होता है जहां पर एक जैसे मदर होती है वो अपने बच्चे का कभी अहित नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे ही एक प्रमोटर जो होता है उस कंपनी के लिए वो फादर कहा गया है। तो किसी भी हालत में वो कंपनी के लिए कोई गलत काम नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं कर सकता। तो ये कहा गया है इसकी पोजीशन जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है इसकी, और इसकी पोजीशन भी ऐसी है। बस आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है कि ना ही तो ये इसका एजेंट है ना ही तो ये इसका ट्रस्टी है। क्यों ऐसा नहीं है इसको मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आप उस पर जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रमोटर की ड्यूटीज कौन कौन सी होती है। तो देखो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है, जैसे एमओए हो, एओए हो, प्रॉस्पेक्टस हो। उसके अलावा ये कहता है प्रॉपर्टी और एसेट्स का बारे में पूरी जानकारी रखता है, किस तरीके से कितने पैसे में जस्टिफिएबल प्राइजेस पर चीज़ों को खरीदा गया है या कोई किसी ने बीच में कोई गड़बड़बाजी तो नहीं कर दी है। इसी तरीके से ये कंपनी के जितने भी बातें होती हैं उनको डिस्क्लोज करने की भी इसकी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ मीटिंग में, और ये सारा चीज़ बता देता है कि अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट भी इसने गेन किया है तो उसको भी रिवील यहाँ पे कर देता है। इसके अलावा लायबिलिटी की और बात करते हैं कि ये कहता है अगर किसी शेयर होल्डर ने उसको कोई तकलीफ हुई है, उसको कोई पीड़ा हुई है, तो वो कंपनी के नाम से जब भी कोई केस फाइल करता है तो एक तरीके से जिम्मेदारी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं होती है, उस समय प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कंपनी को एग्जिस्टेंस फॉर्म में लाने के तक की सारी जिम्मेदारी प्रमोटर की है, और जब बिजनेस रन करना शुरू होता है तब डायरेक्टर्स की पोजीशन शुरू होती है। तो ये यकीन मान लो कि इस एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से केस जो फाइल किया जाएगा उसके ऊपर जवाबदेही हमेशा प्रमोटर की रहेगी, तो वो पर्सनल लाइबल होता है कंपनी के पक्ष की तरफ से। इसके अलावा ये कहता है जनरल लॉ एनफोर्सेबल सूट फॉर रिकवरी ऑफ द डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड हुआ है उसके बेस पर अगर किसी को कंपनसेशन देना पड़ेगा तो उसके लिए भी प्रमोटर ही लायबल होगा। इसके अलावा ये कहता है अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू स्टेटमेंट है यानी कोई गलत बात आ गई है तो इसके लिए भी क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो प्रमोटर की ही बनेगी। राइट, अब इसके बाद कहते हैं इसके अधिकार क्या क्या हैं। बहुत सारे अधिकार हैं भाई। जब ये एक कंपनी को जन्म देने का काम करता है तो इसे उसका डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट से प्रिपेयर करवाने की भी इसके पास अधिकार है। वो हर उस एक्सपर्ट व्यक्ति को या उसकी स्किल्स को हायर कर सकता है जो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट बनाने में उसे सहायता देगा। उसके पास ये अधिकार दिया हुआ होता है उसके लोगों ने, जो कि बीओडीज बनने वाले हैं आगे। उसके अलावा ये कहता है जितने भी प्रिलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे वो कंपनी की तरफ से उसे करने का अधिकार मिला हुआ होता है। इसके अलावा ये कहता है वो अपनी सारी सेवाओं के बदले में रेम्यूनरेशन लेने का भी राइट रखता है। अब प्रमोटर के रेम्यूनरेशन की बात करें तो ये एक बात यकीन मान लेना जरूरी नहीं है कि ये कैश में ही हो या फिर शेयर में ही हो। इट मे बी कैश एंड काइंड बोथ, मतलब ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और प्रमोटर्स का किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कि क्या वो हो सकता है कि वो डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो शेयर होल्डर बन जाए, हो सकता है कि वो केवल अपना पैसा ले और वहां से हट जाए, बस उसका काम खत्म, वो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में क्या चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कहता है जो अब कंपनी लॉ में प्रॉस्पेक्टस की बात करें, अभी अपन ने बात कर ली कि प्रमोटर कौन है, अब प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहे हैं तो जो सेक्शन 2 है उसने इसको कवर किया है। प्रॉस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है और इसमें कोई भी नोटिस या सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट वो सब शामिल होते हैं जिसमें इस चीज की जानकारी होती है, जिसमें वो जनता को आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो शेयर इशू कर रहे हैं उसके अंदर आप पैसा लगाइए। तो ऐसी चीज को कहने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट या नोटिस प्रॉस्पेक्टस कहलाया गया है। अगर बात करें इसके फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये कहते हैं कि प्रॉस्पेक्टस जो होता है एक तरह से इन्विटेशन टू द मेंबर ऑफ
द पब्लिक होता है, और ये कहता है पब्लिक इज इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा कहता है इट इंक्लूड्स कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट, वो सब इसमें शामिल होता है। आगे की बात करते हैं, अगर प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस होता है, रेड हेरिंग होता है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है। तो जो जिस तरीके के प्रॉस्पेक्टस होते हैं इस तरह से काम चलता है। इनकी गहराई जो डिटेल है आपको मेरे अलग से वीडियो में मिल जाएगी। आगे बात करते हैं ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, एसएलपी कहते हैं इसमें, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एसएलपी ये कहता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फिल्ड विद द रजिस्ट्रार टू द कंपनीज, आरओसी के द्वारा भरा जाता है। और ये जब कंपनी कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है पब्लिक के लिए तो फिर यकीन मान लीजिए कि एसएलपी जारी किया जाता है। ये जारी तो रजिस्ट्रार करता है लेकिन प्रॉस्पेक्टस जारी करती है कंपनी। तो जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं जारी कर रही होती है तो रजिस्ट्रार इसका एसएलपी जारी कर देता है। इसके अलावा ये कहता है एसएलपी में वो सारी चीजें लिखी होती हैं जो एक प्रॉस्पेक्टस में नीडी मानी गई है, और वो सब कुछ राइटिंग में होगा, कुछ भी वर्बल नहीं होता है। और ये जस्ट लाइक सिमिलर टू प्रॉस्पेक्टस होता है, पर इतना सा अंतर है, उसमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो ये कहता है कब इसको भरना जरूरी होता है, तो ये कहते हैं जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं जारी करती है तब इसे एसएलपी को बनाना जरूरी होता है। अब एक बात करते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट हो यानी कोई बात गलत हो तो क्या होगा। देखो प्रॉस्पेक्टस में कोई भी बात गलत हो ऐसा पहले तो उम्मीद की जाती नहीं है, लेकिन अगर गलत हो जाए तो ये यकीन मान लीजिए कि इस कंपनी को डिसऑनेस्ट माना जाता है और उसका प्रमोटर इसका लिए लाइबल होता है, क्योंकि वो हो सकता है फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें गलत बात कह दी गई हो। क्योंकि अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई बात गलत कह दी गई है तो ये मिसलीड करती है पब्लिक को। यानी एक कंपनी में अगर आप सच बात लिख देते तो शायद कोई ए और बी पर्सन उसमें पैसा ना लगाता, लेकिन आपने घुमा फिरा के या कुछ तोड़ मरोड़ के जब बात लिखी तो कंपनी में ए और बी पर्सन को ऐसा लगा कि अरे कंपनी तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और उसने अपना पैसा लगा दिया, मालूम चला इसने बातों में घुमाव करके हमें बेवकूफ बना दिया है। तो यकीन मान लीजिए फ्रॉड का केस बन जाता है। प्रमोटर जो होता है इसके लिए लाइबल होता है और इसको अपनी दो जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, या तो सिविल लाइबिलिटी या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी। डिपेंड करता है किस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस हुआ है, तब पता चलेगा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी है या सिविल लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं एमओए की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन में। तो एमओए क्या है, एमओए के सेक्शन जो 4 है हमारे कंपनी एक्ट का, उसने ये कहा जाता है कि एमओए वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक लीगल पेपर होता है, एक तरह से चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, और इसमें सारी कंपनी की फॉर्मेशन से संबंधित और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है, राइट। और ये कहता है कंपनी को इसे बनाने की इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि बिना एमओए के कोई भी कंपनी का कोई एक तरह से जन्म पत्री ही नहीं हो तो कैसे उसका निर्माण होगा। तो इसमें कुछ क्लॉजेस हैं, जैसे नाम वाक्य। देखो हिंदी में क्लॉज को वाक्य कहते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप इसे किताबों में पढ़ेंगे, नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य वगैरह वगैरह। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि नाम क्लॉज जो होगा नाम के बारे में सारी चीजों की जानकारी देगा, और कब कब नाम को किन किन डूज और डोंट्स के जरिए काम को करना है, कब ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन करने के प्रोसीजर क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में इसके वीडियोस में बताई है। इस समय मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी, मैं सीधा आगे बढ़ूंगी, पर इतना ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्लॉजेस कंप्लीट हुए हुए होने चाहिए। साथ में इट इज वेरी इजी टू ऑल्टर ऑल्ट्रेशन भी करना आसान है। यानी अगर आपको किसी भी ऑफिस में बदलाव करना है, हेड ऑफिस आज मान लीजिए जयपुर में था लेकिन अब आप चाहते हो कि हेड ऑफिस जयपुर से बजाय हम बेंगलोर में ले जाएं, तो ले सकते हो। बस आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, इसके ऑल्ट्रेशन की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो चाहे पांचों में से कोई भी क्लॉज हो, सब में ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। अब दूसरी बात कहते हैं जो एओ है वो क्या है। तो देखो एओए क्या है, एओए वो नॉर्म्स हैं जिसमें एमओए में जिस बात को कहा गया उसको अचीव करने के लिए कौन से पाथ और कौन से कोर्सेज को फॉलो किया जाएगा वो इसके एओए में बताया जाता है। यानी एक तरीके से यूं मान लो कि एमओए अगर रूल है तो एओए सब रूल्स होते हैं, यानी उपनियम होते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफाई करते हैं उन रेगुलेशंस को जो कि एमओए में बताए गए हैं। ये कहता है द डॉक्यूमेंट लेआउट how tasks are to be accomplished within the organization including the process for appointing directors and handling of the financial records। यानी पैसे से संबंधित या डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो भी कोई काम है कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उस काम का करने का एक लेआउट जो होता है वो एओए होता है। यानी उसका एक
ढांचा कह लेना चाहिए। अब बात करते हैं एओए में क्या क्या चीजें शामिल है। जैसे एमओए में मैंने बताया 5 क्लॉजेस शामिल होते हैं, एओए में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे डायरेक्टर्स के नाम, जनरल मीटिंग के बारे में जानकारी, अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में जानकारी, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, लीन ऑफ शेयर्स कैसे रहेंगे, ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए क्या नियम कायदा होगा, फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर्स के लिए क्या नियम कायदा होगा, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक वो सब कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वीडियो में आपको सारी चीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं जिस तरीके से एमओए में ऑल्ट्रेशन संभव था, क्या एओए में भी ऑल्ट्रेशन संभव है? बिल्कुल संभव है। इसके भी एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके आप एओए में ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब एक कंपनी है और वो जनता से पैसा इकट्ठा करेगी तो वो शेयर भी इशू करेगी, तो शेयर का क्या रोल है जरा बात करें। शेयर होता क्या है? शेयर इज अ सिंगल स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द कंपनीज स्टॉक। कंपनी का जो स्टॉक होता है एक तरीके से उसमें एक सिंगल स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख की पूंजी है कंपनी की, शेयर कैपिटल 5 लाख की है। अब 5 लाख की पूंजी, इसका मतलब हो सकता है वो 5-5 रुपए वाले या 10-10 रुपए वाले शेयर्स में बैठी हुई हो। तो ये जो एक शेयर की कीमत 5 रुपए या जो 10 रुपए रखी गई है, इसी का डिनोमिनेशन, इसी को कहा है एक जो सिंगल स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है, इसी को हमने शेयर कहा है। अब स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक क्या है? तो देखो, अ सिक्योरिटी इशूड बाय द corporation that represents on ownership right of the assets of the corporation and a right to the proportionate share of the profit after payment of incorporate liabilities and obligation। यानी ये मान लीजिए स्टॉक क्या है, उसका पूरा एक स्कंद कहते हैं जिसमें स्टॉक शेयर भी शामिल होता है। एक बात हमेशा मान लेना कि जो स्टॉक होता है उसमें शेयर शामिल होता है, लेकिन शेयर स्टॉक में शामिल नहीं होता। ठीक है, मतलब शेयर इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक में शेयर के अलावा भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं, हर शेयर जो होता है एक तरीके से एक कॉर्पोरेशन में ओनरशिप की एक स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करता है। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर के जितना आपके पास उस कंपनी में स्वामित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं इन शेयर्स को अलॉट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है? ये आईपीओज के जरिए अलॉटमेंट किया जाता है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं। और स्टॉक जो होता है स्प्लिट करता है बहुत सारे अलॉटमेंट्स में, और इसके ऊपर कॉल्स वगैरह मंगाई जाती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वगैरह होती है। उसके हिसाब से एक शेयर होल्डर अपना अपना पैसा उस कंपनी में देता जाता है। अब बात करेंगे, जब कंपनी के ऊपर शेयर आ जाता है, पूरा एक शेयर होल्डर ले लेता है, तो उसके मालिकाना हक को जो शो करने वाला डॉक्यूमेंट होता है वो शेयर सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। आजकल शेयर वारंट्स का अस्तित्व खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ। अब बात करेंगे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है। देखो, जब अपनी इच्छा से हम ट्रांसफर करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर दे देते हैं, उसको तो कहते हैं ट्रांसफर। लेकिन अगर मेरी डेथ हो जाए, मैं पागल हो जाऊं या मैं दिवालिया हो जाऊं, तो कोर्ट जो है, कोर्ट बीच में आएगा और वो ये कहेगा कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव को ये चीज जानी चाहिए या कंपनी अपने पास वापस लेगी। तो इस तरह की जो चीजें होंगी जो कोर्ट के जरिए से होंगी, या कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाएंगी, तब कहीं जब होती है तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, यानी जब एक शेयर होल्डर मर जाए या फिर उसके इसके जो राइट्स होते हैं वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो वो कंपनी के पास आ जाती हैं सारी चीजें। इसी तरीके से कॉल्स क्या होते हैं, फोरफीचर क्या होता है। कॉल्स का तो मतलब होता है जब कंपनी उस शेयर के ऊपर पूंजी मांगती है, उसमें वो कॉल डालती है, एक नियत समय देती है कि इस समय तक आप वो पैसा दे दीजिए, उसको तो कहते हैं कॉल्स। और फोरफीचर वो होता है जब एक नियत समय तक पैसा जब मांगा गया, आपने नियत समय तक पैसा नहीं दिया, तब कंपनी जबरदस्ती आपसे ले लेती है, उसको बोलते हैं फोरफीचर। फोरफीचर को हिंदी में कहते हैं जब्त करना। तो जब आप एक कॉल को इग्नोर करके एक समय को भी लैप्स करने के बाद भी उसमें पैसा नहीं देते हो, तो कंपनी हैज अ राइट टू फोरफीट द शेयर्स, राइट। और इसके उल्टा एक और चीज होती है सरेंडर। सरेंडर में क्या होता है, मैं कॉल किया था, मैं पैसा देने की हैसियत में नहीं था, तो मैंने कंपनी को ये कह दिया कि सर आप मुझसे ये शेयर वापस ले लीजिए, आई एम नॉट एबल टू फिनेंस द शेयर। तो मैं मेरी इच्छा से जब चीज को सरेंडर कहते हैं, लेकिन जब कंपनी जबरदस्ती मुझसे ले लेती है तो वो फॉरफीचर कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरेंडर और फॉरफीचर, साथ में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कैसे कौन कौन होते हैं, वो सारे बारे में भी आपको एक गहरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके मैंने वीडियोस बना रखे हैं, पीपीटीज में भी मैंने पूरी टेबल बता रखी है, आप इसको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा बात करते हैं कंपनी के मेंबर कौन कौन बन सकते हैं। तो देखो, कंपनी का मेंबर हर एक वो व्यक्ति बन सकता है जो इसके लिए हमारे कानून ने उसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दी हो। यानी ये कहता है कोई भी मेंबर जो कि अगर शेयर को ट्रांसफर
करने से उसका मेंबर बन जाए वो, या फिर ट्रांसमिशन होने से उसका मेंबर बन जाए। यानी एक बेटा जिसके फादर की डेथ हो गई है, तो फादर के पास अगर इस कंपनी के 200 शेयर थे तो उस बेटे के पास में भी उस 200 शेयर का अब राइट मिल जाता है, तो वो ओनरशिप हो जाती है उसके पास। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। वो कहता है द कंपनी इज वेल रन एंड वेल मैनेज, इस सारे बारे में वो जानकारी ले सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज कर सकता है, अपनी अप्रूवल दे सकता है किसी भी एक्शन के लिए जो कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं मीटिंग्स की। मीटिंग क्या होती है, यानी सभाएं क्या होती हैं। किसी भी कंपनी में बिजनेस रन करने के लिए हमें टाइम टाइम पर मीटिंग्स कॉल करनी होती हैं, बनानी होती हैं, राइट। तो मीटिंग के लिए कहता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मतलब होता है, मीटिंग का मतलब होता है एन असेंबली ऑफ नंबर ऑफ पीपल फॉर एंटरटेनमेंट एंड डिस्कशन और द लाइक। कुछ इसी तरीके की बात करने के लिए जब भी लोग मिलकर एक जगह बैठते हैं उसको हमने सभा कहा है। और सभा के लिए ये कहता है एक लॉफुल एसोसिएशन होता है, और एक अच्छी मीटिंग, वैलिड मीटिंग, वैध मीटिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि एक प्रॉपर अथॉरिटी से बुलाई जाए, नोटिस वगैरह दिया जाए, कोरम पूरा प्रेजेंट हो, चेयरमैन हो उसको, और मिनट्स बनाए जाए उसके। कंपनी के बहुत सारी मीटिंग्स के टाइप्स होते हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स के। तो अब जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो भी मैंने आपको सारी इसमें बता दी है। इसी तरह शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मेन 4 इसके टाइप्स हैं, जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको ईजीएम कहते हैं, और क्लास मीटिंग होते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगी, पूरे साल भर में, पूरी जिंदगी भर में केवल एक बार ये मीटिंग बुलाई जाती है, वो भी स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर अंदर बुलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये स्टैट्यूटरी मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग वो होती है जो हर साल एक मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। अब ईजीएम की अगर बात करेंगे तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब भी कोई मीटिंग बुलाई जाती है उसको ईजीएम कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जब भी हमारी ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि कोई सिचुएशन क्राइसिस हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तब हम ईजीएम कॉल करते हैं। अब होता है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब होता है एक जैसे वर्ग के लोगों की मीटिंग। वो एक जैसे वर्ग के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, वो कोई भी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लास मीटिंग्स। इसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। अब डायरेक्टर्स के रोल की बात करते हैं। बहुत सारे रोल हैं डायरेक्टर के। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स की तरफ से वो बनाए जा सकते हैं, उसकी बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। कंपनी को रन करने का जो एक्चुअल जिम्मेदारी होती है वो बीओडीज की होती है। पूरी पीपीटी में आपको मैंने इसमें स्लाइड के तौर पे भी बता रखा है और इसका वीडियो भी बता रखा है। अब जरा सेक्रेटरी की भी बात कर लेते हैं, जिसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, सीएस। कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली हमारे मानव शरीर में जैसे बैकबोन होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक कंपनी के लिए बैकबोन का काम करता है। विदाउट सेक्रेटरी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। तो सेक्रेटरी की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऐसा इंडिस्पेंसिबल पर्सन होता है जो कि एक कंपनी को रन करने वाला व्यक्ति होता है। वो ऑफिशियल और सेक्रेटरियल फंक्शंस परफॉर्म करता है और बहुत सारी लीगल ड्यूटीज को वो कंप्लीट करता है। वो कंपनी में मैनेजर्स को एडवाइज करता है। उसका बहुत सारा इमर्जिंग रोल होता है, जैसे वो सीबीओ भी होता है, यानी चीफ बिजनेस ऑफिसर भी होता है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर, कॉर्पोरेट प्लानर, कंसाइज सीकर, एजेंट ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ, एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजें। और इसके बहुत सारे लिंक होते हैं बोर्ड के साथ, मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, लैंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ और सोसाइटी के साथ। तो ये आप मतलब कहाँ नहीं होता कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। तो एक अच्छे सेक्रेटरी की बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके पास में एक ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेशन होना चाहिए, अप टू डेट स्किल्स होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी नए काम को करने और जानने की, उसके पास लीगल जानकारियां सारी होनी चाहिए, उसके एटीट्यूड इस तरीके के होने चाहिए कि काम अच्छे से हो जाए, उसको बहुत बिजनेस प्रेशर में अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है, यानी एजुकेशनल, प्रोफेशनल और पर्सनल क्वालिटीज उसके पास सारी होनी चाहिए। अगर एजुकेशनल की बात करेंगे तो उसके आईसीएसआई की तरफ से वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसको सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। इसी तरीके से ये प्रोफेशनल में हो जाता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की तरफ से वो उसे नंबर मिला हुआ होना चाहिए, राइट। सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए उसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल लॉ की, इनकम टैक्स की, स्टाम्प एक्ट की, प्रिंसिपल्स और रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज की, सबकी जानकारी होनी चाहिए। अब एक बात करते हैं, उसे अगर पर्सनल क्वालिटीज की बात करेंगे तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टैक्टफुलनेस होनी चाहिए, सेंस ऑफ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी को बंद करने की। बहुत कुछ कर लिया कंपनी के बारे में, अब जरा देखें कंपनी को बंद करने की कार्यवाही क्या होगी। तो कंपनी बंद एक रेजोल्यूशन के तहत पास करने के बाद ही कंपनी बंद होती है, जब बिजनेस रन नहीं कर रहा होता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पैसे की वगैरह। और अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ये निर्णय ले लेते हैं कि कंपनी को हम बंद कर देते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं कि बंद कर दिया, बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और इसमें 2 तरीके से हो सकता है, एक तो हम अपनी इच्छा से कंपनी को बंद कर दें और एक कोर्ट के
दखलंदाजी की वजह से हमें कंपनी को रन बंद करना पड़े, यानी हमने कोई फ्रॉड कर दिया होगा तो कंपनी हमारे को कोर्ट जो है हमें ऑर्डर दे देगी कि इस कंपनी को बस बंद कर दिया जाए क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। तो इस तरीके से वॉलंटरी वो भी होता है और कोर्ट की तरफ से भी होता है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा कंपनी लॉ फटाफट से समझा दिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ ये जो हमारे 35 मिनट्स के लगभग हमने ये जो पूरा जो क्लास ले ली है आज की, इससे आपका पूरा कंपनी लॉ कवर हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।